Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, जो कि मुश्तमिल है उन डिजीज़ पे जो ह्यूमन में काज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और आज इस वीडियो में हम जिस डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे उसका नेम है टाइफाइड फीवर, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके साथ इस डिजीज़ के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम वो पॉइंट्स भी पॉइंट आउट करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट के रिमेनिंग डिजीज़ के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं टाइफाइड फीवर को डिटेल के साथ। टाइफाइड फीवर, a systemic bacterial infectious disease characterized by high prolonged fever, malaise caused by bacterium Salmonella typhi। तो ये क्या है कि एक सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये करेक्टराइज कौन काज करता है? बैक्टीरिया जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड डिजीज काज करता है। और ये क्या है? सिस्टमिक इन्फेक्शन है बैक्टीरियल। अब इसमें क्या होता है कि हाई प्रोलॉन्ग फीवर होता है। टाइफाइड जो है वो कंटिन्यूस फीवर होगा, पूरा दिन फीवर होगा, पेशेंट को फीवर उसका कम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मलेज होती है। मलेज कहते हैं अनइजीनेस, आप इजी फील नहीं करते विदाउट एनी रीजन, आप तंग होते हो, इजी फील नहीं करते, हेल्थी फील नहीं करते, इसको कहते हैं मलेज। तो अगर एक पेशेंट प्रोलॉन्ग फीवर के साथ है, उसके साथ अनइजी भी फील कर रहा है, तो ये क्या है? ये सिम्टम है टाइफाइड फीवर के। और टाइफाइड फीवर जो है वो काज होता है बैक्टीरिया से जिसका नेम है सल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू अ हाई फीवर, डायरिया एंड वोमिटिंग, फटीग, एब्डोमिनल पेन। तो ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें एक तो क्या होगा, आपको फीवर होगा, उसके बाद डायरिया भी फीवर के साथ होगी, वोमिटिंग भी होगी, जनरल बॉडी फटीग होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। सिंपल मैं बता दूं, टाइफाइड मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जिसकी वजह से फिर हमें एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया होता है, उसके साथ वोमिटिंग होती है। क्योंकि ये फीवर है तो ये हाई फीवर इसमें होगा और एब्डोमिनल पेन होगी, जनरल बॉडी वीकनेस भी होगी। इट कैन बी फैटल, ये नुकसानदेह हो सकता है। जिस तरह मलेरिया है तो मलेरिया इतना हार्मफुल नहीं है जितना टाइफाइड फीवर हार्मफुल है। सल्मोनेला टाइफी इज ग्राम नेगेटिव रॉड शेप फ्लैजेलेटेड बैक्टीरियम whose only reservoir is the human body। ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका शेप क्या है? रॉड शेप है, फ्लैजेला इस पे मौजूद है। और ये क्या है? इसका ओनली रिजर्वायर ह्यूमन बॉडी है। जिस तरह टेटिनस का हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि वो क्या है, एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहता है और सॉइल में रहता है, जबकि टाइफाइड जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन उसका रिजर्वायर होगा। मतलब एक डिजीज पर्सन है जिसको टाइफाइड है तो उसके बॉडी में ये टाइफाइड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंड करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुताबिक 11 to 20 मिलियन पीपल जो हैं वो टाइफाइड का शिकार होते हैं एक साल में, जिसमें क्या है 1,28,000 से लेके 1,61,000 तक लोग जो हैं वो मरते हैं इस टाइफाइड की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि टाइफाइड फीवर फैटल हैं, नुकसानदेह हैं। ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखने हैं, सही है। अब टाइफाइड फीवर का काजेटिव ऑर्गेनिज्म हमने एक्सप्लेन किया कि सल्मोनेला टाइफी जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया है वो टाइफाइड काज करता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्तों तक। इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं उस टाइम को जब कोई इन्फेक्टेड एजेंट आपके बॉडी में इंटर होता है, उस टाइम से लेके साइन सिम्टम के अपीयर होने तक, इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी,
अ केस इज इन्फेक्शियस एज लॉन्ग एज बेसिलाई अपीयर इन स्टूल। तो क्या है कि अगर एक पेशेंट है उसको टाइफाइड हुआ था, अब टाइफाइड फीवर उसका ठीक हो गया, लेकिन उसके स्टूल में जब तक बैक्टीरिया आएगा तब तक वो पेशेंट क्या होगा, वो एज अ सोर्स काम करेगा, एज अ कैरियर काम करेगा और इस डिजीज़ को कम्युनिकेट कर सकेगा किसी दूसरे पर्सन। अब ट्रांसमिट कैसे होता है वो आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। इसका अक्रेंस क्या है, पेंडेमिक, ये वर्ल्ड वाइड हमारे पास ये डिजीज़ पाया जाता है। सल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और क्या है, फैकल्टेटिव एरोबिक है। फैकल्टेटिव एरोबिक जो है वो भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। फैकल्टेटिव एरोबिक वो बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी काम कर सकता है, तो इसको हम फैकल्टेटिव एरोबिक कहते हैं। तो ये स्लाइड की भी डिटेल आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। रिजर्वायर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रिजर्वायर वो ह्यूमन पर्सन है जिसको ये डिजीज काज हुआ हो और ये बैक्टीरिया उसके स्टूल में पाया जाता हो। सही है। अब इस तरह का पर्सन अगर वॉशरूम अटेंड करेगा, हाथ सही से नहीं धोएगा और उस हाथ के ज़रिए अगर वो होटल वगैरह में काम करता है या खुराक वगैरह के साथ डील करता है या उसी इन्फेक्टेड हाथ किसी फूड को लगे हैं और आप उसको खा लो तो फिर आपको ये डिजीज़ हो सकता है, टाइफाइड। The mode of transmission of typhoid fever is through the consumption of food or water that has been contaminated with the feces of infected person. Infected person की feces से directly या indirectly अगर कोई खुराक या पानी इफेक्ट हुआ है फ्लूइड और आप उसको ये खा लेते हो या पी लेते हो तो फिर आपको ये डिजीज़ हो सकता है। बैक्टीरिया देन इंटर द बॉडी थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन्वेड द ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम। क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जीआईटी ट्रैक्ट में जाएगा, वहां इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड में। अब जब बैक्टीरिया आपके ब्लड में इंटर हो जाए तब आपको साइन सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। मैन इज आल्सो नोन रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। और क्या है, मैन जो है वो इसका मेन सोर्स है या रिजर्वायर है इन्फेक्शन का। जिस तरह मैंने कहा कि जब तक स्टूल में आपके पास टाइफाइड बैक्टीरिया से नेगेटिव नहीं आ जाते तब तक एक पर्सन क्या है, वो कैरियर है इस टाइफाइड डिजीज का। सही है। अब टाइफाइड फीवर हमने पढ़ा, इसके सिम्टम पढ़े। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि ये हमारे बॉडी को किस तरह इफेक्ट करता है। इनक्यूबेशन पीरियड तो हमने पढ़ा कि आफ्टर द बैक्टीरिया इंटर द बॉडी देयर इज एन इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 3 वीक बिफोर सिम्टम स्टार्ट टू डेवलप। जब बॉडी में इंटर होता है तो इनक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1 से लेकर 3 हफ्तों तक। Bacterial invasion. The bacteria invade the lining of small intestine where they multiply and spread into bloodstream. ये क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा खुराक के जरिए, वहां से ये एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम की वजह से ये पूरे बॉडी में फैलेगा। फिर क्या काज होगा, जब ब्लड में इन्फेक्टेड या सेप्सिस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इन द ब्लड स्ट्रीम काजिंग सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग भी इसको कहते हैं। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स सच एज फीवर, चिल्स एंड वीकनेस। जब ये आपके ब्लड में इंटर हो जाता है तो क्या करता है, ये साइन सिम्टम अपीयर करना शुरू कर देता है, जिसमें आपको फीवर होगा, आपको सर्दी महसूस होगी, आपके पूरे बॉडी में वीकनेस होगी। स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन इंक्लूडिंग लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स सच एज एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड हेडेक। तो क्या है कि ब्लड के ज़रिए ये हमारे बॉडी के और आर्गन में चला जाता है, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया। इसलिए हमारे पास टाइफाइड की वजह से ब्लड सेल्स भी आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, जो आगे स्लाइड में आएगा। तो वो क्यों, वो इसलिए कि जो हमारा बोन मैरो है और स्प्लीन है वो भी इफेक्ट होता है किससे, टाइफाइड बैक्टीरिया से, और इससे फिर एब्डोमिनल पेन होती है, हेडेक होता है, डायरिया होता है। सही है। तो ये ब्लड सेल क्यों कम होंगे, क्योंकि ये बोन मैरो
और स्प्लीन को इफेक्ट करेगा। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। रिकवरी क्या है कि मोस्ट पीपल विद टाइफाइड फीवर रिकवर विद इन अ फ्यू वीक्स विद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो इसकी रिकवरी इजी है। आप एंटीबायोटिक शुरू कर लेते हो, मोस्टली हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह यूज़ करते हैं, नोविडेट, और फीवर के लिए आप जो है ना एंटीपायरेटिक ड्रग वगैरह यूज़ करो, सही है, और खुराक वगैरह साफ़ सुथरा यूज़ करो, तो क्या होता है कि ये डिजीज़ खुद ब खुद क्योर हो जाती है ट्रीटमेंट से। लेकिन some may become chronic carrier of bacteria, meaning they continue to harbor the bacteria in their intestine without showing any symptom। लेकिन कुछ में क्या होता है, वो बैक्टीरिया उसके बॉडी में होता है, सही है, तो क्या है कि उसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे, लेकिन वो एज अ कैरियर काम करेगा और दूसरे लोगों में वो डिजीज़ काज करेगा। These carrier can continue to shed the bacteria in their feces and infect other। और इस तरह के जो कैरियर होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टूल के जरिए वो बैक्टीरिया बाहर जाता है। अब अगर उसने वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथ सही से नहीं धोए, या वो स्टूल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कंटिमिनेट हुआ, या खुराक की चीज़ या पानी की चीज़ कंटिमिनेट हुई, तो फिर क्या होगा, जो इसको कंज्यूम करेगा उसमें टाइफाइड डिजीज़ काज हो जाएगी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो डिजीज के काज होने में हेल्प आउट करते हैं। तो एक तो एज ग्रुप, एट एनी एज बट मेनली इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, ये हर एज में होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में और यंग एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए कि वो वॉशरूम वगैरह के बाद सही सफाई का ख्याल नहीं रखते, सही है, या खुराक वगैरह खाते वक्त वो ख्याल नहीं रखते, स्ट्रीट फूड वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब स्ट्रीट फूड जब आप यूज़ करते हो, लेते हो, खाते हो, आपको क्या पता है जो बेचने वाला है वो टाइफाइड डिजीज़ उसको है या नहीं है, सही है। इसके बाद ऑक्यूपेशन, जो वर्किंग इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पे अक्सर ये डिजीज़ काज होती है, वहाँ पे सफाई वगैरह जो है उसका वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं कि अगर एक पर्सन गरीब जगह पे हैं, वॉशरूम वगैरह का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, पानी वगैरह का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वहाँ पे जो है क्या है कि ये गंदे पानी से ये सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये डिजीज़ काज हो सकता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस लाजमी इफेक्ट करता है। अगर एक पर्सन बच्चा माल नरिश्ड है, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, उसको जो भी खुराक मिलेगा वो यूज़ करेगा, सफाई वगैरह का वो ख्याल फिर नहीं रख सकता। तो उस तरह ये क्या है, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो कि टाइफाइड फीवर के होने में हेल्प आउट करते हैं, और आपने इसको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, मतलब क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या होंगे, तो वो तो अक्सर हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कि फर्स्ट वीक में जब आपको डिजीज़ हो जाए तो पहले वीक में फीवर होगा, हेडेक होगा, माइल्गिया कहते हैं वीकनेस इन मसल वीकनेस, लिगामेंट, टेंडन्स वगैरह, जॉइंट्स वगैरह वो आपके वीक होंगे, पेन करेंगे। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया भी इसमें आपके पास होता है क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म वगैरह काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, एनर्जी आप में होता नहीं। तो क्या है कि ये फर्स्ट वीक इसके साइन सिम्टम है। कंस्टिपेशन भी साथ में होता है। ल्यूकोपीनिया हो सकता है, वाइट ब्लड सेल की काउंट आपके पास कम होगी। वो रीज़न क्या है, वो रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि ये बोन मैरो और स्प्लीन को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया आपको हो सकता है। अब अगर ये ट्रीट ना किया जाए, सेकेंड वीक तक भी ये फीवर चला जाए, फिर क्या होगा, रोज स्पॉट्स ऑन चेस्ट एंड ट्रक आपके क्या है वो स्पॉट्स होंगे। स्प्लीनोमेगेली इसमें हो सकती है, आपका स्प्लीन इफेक्ट हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन इसमें हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है जिसको हम टेंडरनेस कहते हैं, और डायरिया आपको काज हो सकता है। तो ये सेकंड वीक के साइन सिम्टम है टाइफाइड फीवर के। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि इससे अक्सर सिनेरियो बेस वो एमसीक्यूज लेकर आते हैं कि पेशेंट है, उसको क्या है, उसको टाइफाइड फीवर है, थर्ड वीक या सेकेंड वीक में उसको कौन कौन से सिम्टम अपेयर होंगे, तो फिर आपको ये सारे पता होने चाहिए। ये हमारे पास वो रेड स्पॉट्स हैं जिसको रोज स्पॉट्स भी कहते हैं, जो कि टाइफाइड फीवर में होता है, और आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं कि रोज स्पॉट्स जो हैं वो होते किस में है, वो टाइफाइड फीवर में होते हैं।
अब हमारे पास डायग्नोस भी तो होना चाहिए कि हम टाइफाइड फीवर कैसे डायग्नोस करेंगे, क्योंकि फीवर तो जो है ना वो तो डिफरेंट डिजीज में हो सकता है, वैसे भी मौसम की वजह से भी फीवर हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस हैं वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होंगी, ये साइन सिम्टम होंगे जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। इसके साथ विडाल टेस्ट हम करते हैं लेकिन वो इतना ऑथेंटिक नहीं है। टाइफिडाल टेस्ट भी होता है जिसमें IgM और IgG दोनों होते हैं। अब अगर IgM पॉजिटिव है किसी पेशेंट का तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि इस पेशेंट को अभी टाइफाइड फीवर है, लेकिन अगर एक पेशेंट टाइफाइड फीवर गुजार भी चुका है तो उसका IgG पॉजिटिव आता है, ये रिमोट इन्फेक्शन को शो करते हैं। तो ये क्या है कि ये आपने MCQs के लिए फिर याद रखने हैं। सही है, ब्लड कल्चर इंतहाई अच्छा है, आपने रिलाई भी करना है तो ब्लड कल्चर पे करना है कि ब्लड कल्चर जो है ना वो अगर बैक्टीरिया आ जाता है तो आप फिर श्योर हो जाते हो कि इस पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसके बेस पे आपने डायग्नोस करना है कि इस पेशेंट को टाइफाइड है या टाइफाइड नहीं है। अब ट्रीटमेंट की बात आती है तो जिस तरह शुरू में मैंने आपको कहा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, वो हम 500 mg अक्सर BD में देते हैं जो नोविडेट के नाम से भी आता है। सही है, सेफ्ट्रक्सोन भी आप दे सकते हैं इंजेक्शन 14 डेज के लिए जो आपने देना होगा। क्रॉनिक कैरियर जो है उसको फिर आपने, क्रॉनिक कैरियर क्या है कि उसका टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, उसके स्टूल में टाइफाइड बैक्टीरिया है जो कि दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, तो उसको फिर अपने 4 वीक्स फुल एंटीबायोटिक कोर्स देना होगा ताकि उसके ब्लड से, उसके स्टूल से बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि वो बैक्टीरिया को ट्रांसमिट न कर सके दूसरे पेशेंट को। सही है, और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कि हम इसको प्रिवेंट किस तरह करेंगे और कंट्रोल किस तरह करेंगे। मायर डायरेक्टेड टू रिजर्वायर, एक तो आपने रिजर्वायर को कंट्रोल करना है, वो पर्सन जिसको डिजीज हुआ है उससे दूसरे लोग को आपने दूर रखना है। क्या, केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, एक तो केस को डिटेक्ट करो कि पेशेंट कौन है, उसको आप ट्रीट करो, जब वो ट्रीट होगा तो वो दूसरे लोगों को डिजीज का नहीं करवा सकेगा। आइसोलेशन फ्रॉम हैंडलिंग फूड इट एट्सेट्रा, अगर एक पेशेंट टाइफाइड, कोई वर्कर, कोई वेटर है उसको टाइफाइड है, उसको आप खुराक की चीज़ों से अलग करोगे कि आपने फूड को डील नहीं करना। एजुकेशन ऑन हैंड वाशिंग, हेड वाशिंग पे आप एजुकेट करो कि वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथ सही से धो ताकि आपको फिर टाइफाइड वगैरह ना हो। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर, वो लोग जो कैरियर होते हैं, तो कैरियर वो लोग हैं जिसमें साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते, जाहिर नहीं होते, लेकिन वो दूसरों को डिजीज काज कर सकते हैं, तो उसको आपने डिटेक्ट करना है, फिर ट्रीट करना है ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट न कर सके। मायर एट रूट ऑफ ट्रांसमिशन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन में आपने कौन से मायर लेने होंगे, वाटर और फूड की सफाई का ख्याल रखना होगा। सही है, एक्सक्रीटर डिस्पोजल, और जो स्टूल वगैरह है इसको प्रॉपर आपने डिस्पोज करना होगा ताकि वो आपके बॉडी के नज़दीक ना आए या आपके खुराक को इफेक्ट ना करे। मायर फॉर ससेप्टेबल्स, वो लोग जो ससेप्टेबल होते हैं, जो इंतहाई ज़्यादा रिस्क पे हैं कि उनको ये डिजीज़ हो सकता है, उसके लिए पहली बात यह है कि इम्यूनाइजेशन कराएंगे, उसको वैक्सीन लगाएंगे, उसको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि ये बैक्टीरिया आती ही इफेक्ट ख़त्म हो उसके बॉडी में। दूसरा, हेल्थ एजुकेशन इसको देंगे कि हम उसको कहेंगे देखो आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपने फिर सफाई का ख्याल रखना है, जो टाइफाइड मरीज़ है उसके नज़दीक नहीं जाना, ना उसके साथ अपने खुराक वगैरह शेयर करना है। सही है, तो ये टाइफाइड फीवर डिजीज़ का छोटा सा वीडियो लेक्चर था। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्लास का जो ग्रुप है उसमें शेयर करें या इस अपने स्टेटस पे इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें फ़ायदा होगा, हमें हिम्मत आएगी हम में, और हम में एक मोटिवेशन आएगी और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।